हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। और आज का जो वन शॉट सीरीज हमने कल आपके साथ शुरुआत की थी हिस्ट्री की, जिसमें हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज जो हमारा सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब है सिलेबस सीबीएसई के द्वारा, उसका जो आज हमारा दूसरा चैप्टर है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम इसके बारे में आज अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों अब देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है कि क्लास 10th हिस्ट्री का मेरे अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया ऑब्वियसली सी बात है कि हमें पढ़ने में सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया की, इसके पहले हमने बात की थी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। चाहे हम यूरोप की बात करें चाहे हम इंडिया की बात करें बच्चों, दोनों ही एरियाज में हमने जो भी देखा, दोनों ही रीजन्स में हमने नेशनलिज्म की शुरुआत देखी। ठीक है, किसकी शुरुआत देखी? नेशनलिज्म की। हमने बात किसकी की? नेशनलिज्म की बात की। तो यूरोप में तो हमने नेशनलिज्म की बात कर ली कि वहां पर किस टाइप का था नेशनलिज्म। अब इंडिया में क्या उसी टाइप का नेशनलिज्म था या कुछ और यहाँ पे हमको डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं? तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका और शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, नेशनलिज्म इन इंडिया। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state। जैसा कि आपने देखा था बच्चों कि नेशनलिज्म इन यूरोप में जब हमने देखा तो वहां पर जो बात हुई वो हुई इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट की बात हुई वहां पे। क्लियर? It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या बताया गया है, जब हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की तो वहां पर हमने बात की कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि एक कलेक्टिव जो आइडेंटिटी को डेवलप किया गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई किया गया, लोगों के बीच इस चीज को ग्लोरीफाई किया गया कि वो कौन है। ठीक है, आपस में जो है कि उनमें क्या कॉमन आइडेंटिटी है और उनकी क्या आइडेंटिटी है। तो इसके लिए कई सारे जो है सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए, फोक सॉन्ग्स का आपने देखा था कि जो रोमांटिज्म की हमने बात की तो वहां पर कल्चर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांसेस हो गए। तो इन सारी चीजों का यूज किया गया था टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने कहां पर देखी थी? ये सारी चीजें हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखी थी। जब हम इंडिया की बात करते हैं बच्चों, या इंडिया या अदर जो कॉलोनीज रही हैं, तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो भी ग्रोथ हुई है, हम यहाँ पे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से हुई है? वो हुई है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से हुई है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में क्या हुआ और बाकी जो हमारे साउथ ईस्ट नेशंस थे, जो भी वियतनाम वगैरह, तो वहां पर भी हमको क्या देखने को मिला? इंपीरियलिज्म देखने को मिला, कॉलोनिज्म देखने को मिला कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आके ऑक्युपाई किया हुआ था, एक्वायर की थी कंट्री। ठीक है, और वहां पर कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला था कॉलोनिज्म का। तो इसी कॉलोनिज्म की वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होता है। पीपल बिगन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि जैसे हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ही रीजन की हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है और सेम वही प्रॉब्लम किसी अदर पर्सन को भी हो रही है, किसी थर्ड पर्सन को भी हो रही है, फोर्थ पर्सन को भी हो रही है, तो जब आपस में ये चीजें जब कोरिलेट वो करके देखते हैं तब समझ में आता है नहीं कि जो प्रॉब्लम है वो किसी एक चीज की वजह से हो रही है, किसी एक सोर्स की वजह से हो रही है, दैट इज द कॉलोनिज्म। तो ये जब लोगों को रियलाइज हुआ कि उनका जो भी उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स वगैरह हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, देन वहां से नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है, वो उभर कर बाहर आता है। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यही जो
ऑपरेशन वाली चीजें, जो सप्रेशन लोग बर्दाश्त कर रहे थे, जो स्ट्रगल लोग झेल रहे थे, तो इसी की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो आपस में जो है वो साथ में उन्होंने अपने आप को कोरिलेट किया, अपने आप को इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको वहां देखने को मिली जब लोगों ने ऑपरेशन देखा और ये भी देखा कि जो चीज उनके साथ हो रही है वही सेम उस ग्रुप के साथ भी हो रहा है, देन अनदर ग्रुप के साथ भी हो रहा है, तब वहां पर एक कलेक्टिवनेस जो है वो उभरता है। क्लियर? बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। अब देखो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि हम भले ही अलग अलग ग्रुप्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबने जो है कॉलोनिज्म का जो ऑपरेशन था उसको उन्होंने बर्दाश्त किया है, बट यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे उन्होंने डिफरेंटली इसको देखा है। ठीक है, सबका स्ट्रगल क्या था? सबका स्ट्रगल सेम नहीं था बच्चों। क्लियर? सबका स्ट्रगल क्या था? सेम नहीं था, सबके व्यू पॉइंट्स अलग थे, सबकी प्रॉब्लम्स अलग थी, एंड कहीं ना कहीं सबका स्ट्रगल भी हम अलग ही देखते, बट एट द एंड जो है ये जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड ये कहीं ना कहीं इमर्ज होता है, ये सेम हमको नजर आता है, तभी एज अ टाई, एज अ बॉन्ड ये क्रिएट करता है विद डिफरेंट ग्रुप्स। क्लियर? The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, उन्होंने क्या ट्राई किया? ये सारे ग्रुप्स को एक साथ लाने की ट्राई किया विद इन वन मूवमेंट, की एक आंदोलन हो, एक मूवमेंट हो और उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको पता है कि यूनिटी लाना इतना आसान जो है वो नहीं होता विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कि आपको पता है कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रही है इंडिया में, इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स रहे हैं, इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रहे हैं, तो उन सबको एक साथ लाना, एक मूवमेंट के अंडर में ले आना, ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था। In an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India। ठीक है, अप टू द फर्स्ट डिकेड, आपने जो पहली यहाँ पे बताया जा रहा है अर्लियर टेक्स्ट बुक में, मतलब क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में, वो सिर्फ फर्स्ट डिकेड की बात थी वहां पे। ठीक है, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो 1920s से स्टोरी। ठीक है, 1920s दैट मीन्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो मेन मूवमेंट्स रहे हैं इंडियन नेशनल जो भी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के, वो हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement and how nationalism captured the imagination of people। तो एक एक चीजें हम यहाँ पर जो है बहुत ही इफिशिएंटली एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्या चीजें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। जब हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, आपको पता है कि पिछले ही चैप्टर में हमने इसके बारे में देखा है कि बाल्कन्स वाले रीजन में क्या हो रहा था? बहुत ही ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। जो छोटे छोटे जो रीजन्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे, और जो अदर जो हम बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन बोल सकते हैं, फॉरेन जो कंट्रीज थी या फॉरेन जो रीजन्स थे, जो फॉरेन पावर्स थी, वो उनको कहीं ना कहीं सब्जुगेट करने की कोशिश कर रही थी। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से एक सीरीज ऑफ वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड एट द एंड इट लीड्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? इन द ईयर आफ्टर 1919, ठीक है, 1919 की बाद की हम बात कर रहे हैं। वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। क्लियर? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव? तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमको जब हम डिटेल में इस चीजों को पढ़ेंगे तब हमको क्लियरली इसका आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब वॉर हुई है, क्लियर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि एक नई इकोनॉमिक और नया पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को, एक नया सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो वॉर कहाँ हो रही है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है कि सारे यूरोप वाले रीजन में हो रही है, बट आपको उसका देखने को मिलेगा कि असर आपको कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि उस वक्त इंडिया क्या थी? एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी। क्लियर?
वो ब्रिटिशर्स के कॉलोनिज्म के अंडर थी। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी वॉर एक्सपेंसेस हो रहे थे उसकी वजह से क्या किया जा रहा था, कस्टम ड्यूटीज को रेस कर दिया गया। क्या किया गया बच्चों, कस्टम ड्यूटीज को रेस कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों, ताकि जो उनके वॉर एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं काउंटरएक्ट किया जा सके। क्लियर। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, प्राइसेस क्या किए जा रहे थे, इंक्रीज किए जा रहे थे, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1913 से लेके 1918 तक जो है प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट लीड्स टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब आप देख रहे हो कि वॉर तो कहीं और हो रहा है बट उसका असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या किया जा रहा था, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जा रही थी, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब अगर कॉमन पीपल इतने टैक्सेस को पे करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि उनकी जो लाइफ होगी वो काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी हो जाएगी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, फोर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है बच्चों। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती उनको आर्मी में जो है आर्मी में उनको रिक्रूट करना। तो जो विलेजर से लोगों को बुलाया जा रहा था और जबरदस्ती उनमें उनको जो है क्या सोल्जर बनाया जा रहा था, उनको आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। एंड इट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। अब जबरदस्ती किसी को आप आर्मी में ले जाओगे, अब उसको वॉर के लिए आप मजबूर करोगे, तो जाहिर सी बात है कि इट लीड्स वाइड स्प्रेड एंगर। Then in 1919 and 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्रॉप फेलियर हो गया। एक तो पीजेंट्स ऑलरेडी जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो पीजेंट्स वगैरह हैं, उनको तो टैक्स देना पड़ रहा है, उसके बाद उनका जो क्रॉप फेलियर हो गया। क्लियर। इट रिजल्ट्स इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब एक तरफ क्या देखने को मिल रही है, फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब तो फूड शॉर्टेज तो एक पॉइंट हो गया, नेक्स्ट क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, महामारी फैल गई वहां पर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and the epidemic। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो फेमाइन थी, भुखमरी वाली सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गया था, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई थी, महामारी फैल गई थी, एंड इट लेट्स 12 to 13 मिलियन पीपल्स की लाइफ को इसने अफेक्ट किया, ऐसा सेंसस में बताया गया। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वी आर द कॉलोनाइज्ड कंट्री। तो उसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे जो है वो ऑर्डिनरी पीपल्स को स्ट्रगल जो है वो झेलने पड़े। बहुत सारी चीजें हुई, जैसे प्राइस राइज कर दिया गया, फूड शॉर्टेज हो गया, महामारी फैल गई। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मूवमेंट होता है बच्चों तो उसके पीछे बहुत ही ज्यादा हमको इम्पोर्टेंट जो है वो रीजन्स देखने को मिलते हैं, एक सीरीज ऑफ रीजन्स देखने को मिलते हैं कि इतनी सारी चीजें हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक मूवमेंट क्रिएट होता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम बात करेंगे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन की तो उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है। क्लियर। तो उसके पीछे इतने सारे यहाँ पर हमको रीजन्स भी देखने को मिल रहे हैं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड, ठीक है, अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ पर इस टाइम पे हमको देखने को मिलते हैं एक नए लीडर और वहां से एक नए तरीके से जो है स्ट्रगल की एक नई शुरुआत जो है वो दिखाई पड़ती है। जब हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आपको पता है ये आइडिया जो है मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट। जब वो लौट कर आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे जनवरी 1915 में। क्लियर। अब आपको ये होमवर्क है बच्चों कि आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको ये बताना है कि वहां से आने के बाद, साउथ अफ्रीका से आने के बाद जो पहला इन्होंने अपना एड्रेस दिया था वो कहाँ पर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद इंडिया में अपना सबसे पहला एड्रेस जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, ये आपका होमवर्क है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1915 में तो वो वापस आ गए थे, एज यू नो ही हैड केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
जब हम बात करते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे 1915 में, तब उसके बाद क्या हुआ, तब कहीं वहीं से हमको एक जो भी इंडियन जो हमारी इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है उसका एक नया दौर हमको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है, एक नई शुरुआत देखने को मिलती है। The racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह, ठीक है, एक मास एजिटेशन की यहाँ पर बात की जा रही है जिसको वो क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth। यहाँ पर बात सत्य की हो रही है, क्लियर। आप सत्याग्रह वर्ड से ही समझ सकते हो कि बात किसकी हो रही है यहाँ पर, कि हमको सत्य का पता होना चाहिए, सत्य की पावर का पता होना चाहिए, क्लियर। इट सजेस्टेड दैट इफ the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। उनका क्या कहना था, महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का, उनका यही कहना था, उनका क्लियरली ये कहना था कि अगर आपके पास जो रीजन है वो सही है, अगर आप सच का साथ दे रहे हो और आप अन्याय के खिलाफ अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप इनजस्टिस के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का कि आपको नॉन वायलेंस का जो है सपोर्ट करना है, आपको ट्रुथ का सपोर्ट करना है, क्लियर। Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence। कि असत्याग्रही can win the battle through non-violence। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, non-violence की। and without being aggressive, कि गुस्से से मार पीट से नहीं लड़ाई जीती जाती है, बल्कि ट्रुथ से, सच्चाई से लड़ाई जीती जाती है, अहिंसा से लड़ाई जीती जाती है, ऐसा मानना था महात्मा गांधी जी का, क्लियर। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indian, and उनका यही मानना था कि ये जो कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का, और जो एट द एंड जो सत्य की विजय होती है बुराई पर, ऐसा ही उनका बिलीव था। और उनका ये भी मानना था कि ये जो धर्म है, ठीक है, किसका, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, कि अहिंसा का जो धर्म है, यही इसी चीज की वजह से ही सारे इंडियंस को हम यूनाइट कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। After arriving in India, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। तो इंडिया आने के बाद उन्होंने कई सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज भी किया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1917 में वो गए चंपारण, ठीक है। तो 1917 में कहाँ गए, चंपारण में गए, और वहां पर उन्होंने किसके खिलाफ जो है सत्याग्रह किया, ऑपरेशन प्लांटेशन सिस्टम के, जो भी प्लांटेशन सिस्टम मतलब वहां पर जो पीजेंट से जबरदस्ती जो इंडिगो की खेती कराई जा रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। उसी के बाद इसी ईयर में 1917 में ही एक सत्याग्रह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, कहां पर, खेड़ा में, ठीक है, कहां पर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, क्लियर, टू सपोर्ट द पीजेंट्स अफेक्टेड टू क्रॉप फेलियर। कि जिन पीजेंट्स वहां पर जब ये गए खेड़ा गुजरात में, तो वहां पर उन्होंने पीजेंट्स की हेल्प की थ्रू सत्याग्रह, क्लियर। और क्या पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी, कि उनका जो क्रॉप फेलियर हो गया था, एंड प्लेग एपिडेमिक, प्लेग जो महामारी वहां पे फैल गई थी, दैट्स वाई वो क्या करना चाहते थे, वो जो उनका जो रेवेन्यू था वो उसका रिलैक्सेशन चाहते थे। क्या चाहते थे, जो रेवेन्यू उनको पे करना पड़ रहा था, तो उसमें वो रिलैक्सेशन चाहते थे। तो दैट्स वाई यहाँ पर इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया। देन इन 1918 में अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स हैं उनको भी जो है गांधी जी ने सपोर्ट किया थ्रू सत्याग्रह, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, क्लियर। तो ये चीजें, तो आपको ये याद रखना है कि वहां से आने के बाद, ठीक है, साउथ अफ्रीका से आने के बाद जो है महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया और कहाँ कहाँ पर किया, ये भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वन वर्ड में भी आ सकता है, डिटेलिंग में भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको मैं बता दूं कि नेशनलिज्म इन इंडिया ऐसा चैप्टर है जिसका हर एक जो टॉपिक है वो आपके लिए काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जब हम बात करते हैं बच्चों रॉलेट एक्ट की, इसकी बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, 1919 में हमको ये रॉलेट एक्ट भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्या हुआ था कि इम्पोर्टेंट विद दिस सक्सेस गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसके खिलाफ जो है सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया था। एंड दिस एक्ट हैज बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको याद रखना है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इस एक्ट को पास किया गया था। Despite the united opposition of the Indian members, it gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों कि रॉलेट एक्ट को पास किया गया था बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि अगर ये एक्ट पास होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत ही जो है इनॉर्मस पावर देखने को मिलेगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को क्या है जेल में डाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिटेंशन। क्लियर। और विदाउट एनी ट्रायल। तो यही बोला गया कि जो भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको क्या है विदाउट एनी ट्रायल उनको जेल में डाला जा सकता है। एंड इसका गवर्नमेंट को एक इनॉर्मस पावर दे दिया गया था थ्रू रॉलेट एक्ट। क्लियर। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a hartal on 6 April. और इस मूवमेंट की शुरुआत कब आपको देखने को मिलती है, एक हड़ताल के साथ इसकी शुरुआत की जाती है ऑन 6th of April. क्लियर। 6th of April 1919. क्लियर। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshop and shops closed down, alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on the nationalist. Local leaders were picked up from the Amritsar. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. अब आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें स्टार्ट हो गई। एक हड़ताल से ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था ऑन 6th of April। उसके बाद कई जगहों में, कई शहरों में हमको यहाँ पे रैलियां देखने को मिलती हैं। लोग स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, रेलवे के वर्कशॉप्स पर स्ट्राइक लग जाती है, शॉप्स को बंद कर दिया जाता है। क्लियर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो उनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं उसको भी कट कर दिया जाता है, टेलीग्राफ को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तब जाके मतलब ब्रिटिश जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पे, तो उनको ये रियलाइज होता है कि अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देन वो क्या करते हैं कि जो भी लोकल लीडर्स होते हैं उनको वो जो है अरेस्ट करने लगते हैं फ्रॉम अमृतसर। और महात्मा गांधी को भी जो है दिल्ली से में इंटर करने से उनको रोक दिया जाता है कि वो दिल्ली वो अब नहीं आ सकते हैं, ऐसा जो है वहां पर ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। बट 10th of April को क्या होता है, 10th of April को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल पोजीशन, कि एक पीसफुल पोजीशन जा रहा था, ठीक है, एक शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था। बट उस पे भी 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने क्या कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है। एंड इट प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ कि पुलिस ने ही फायरिंग स्टार्ट कर दी, वो भी एक जहां पर एक सिर्फ एक पीसफुल जुलूस निकाला जा रहा था, पीसफुल रैली टाइप हो रही थी, तो उस वहां पर भी फायरिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। तो इसकी वजह से लोगों का गुस्सा, लोगों का एजिटेशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। एंड इसकी वजह से वहां पर अमृतसर में हमको मार्शल लॉ देखने को मिलता है कि मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया था। जनरल डायर टुक कमांड, और जनरल डायर ने कमांड अपने हाथ में ले ली। अब ये नाम आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अब हम कौन सी स्टोरी पर आगे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये जो नाम है इसकी वजह से आज भी जो है एजिटेशन लोगों में वो नाम सुनकर ही आ जाता है किसने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पर कि आगे अब क्या होता है। आगे जब हम बात करेंगे, एक बहुत ही सेंटिमेंटल सी स्टोरी है, यहाँ पे देखते हैं हम, और इसको हम स्टोरी भी कहना बहुत खराब ही होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इट वॉज अ मैसेकर, इट वॉज अ जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13th of April। कब देखने को मिल रहा है, 13th of April 1919 को। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है कि उस दिन एक लार्ज क्राउड जो है वो गेदर्ड होती है, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। क्लियर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है बहुत भीड़ इकट्ठा होती है।
कुछ तो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, जो भी गवर्नमेंट के मेजर्स थे उसके खिलाफ, और कुछ लोग जो है वो बैसाखी मनाने के लिए आए थे। बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, तो कुछ लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग वहां पर बैसाखी मनाने आए थे। बट अब क्या होता है कि बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजेस वाज अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। अब लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहां पर मार्शल लॉ, ये जो बात है मार्शल लॉ की, उससे लोग क्या थे, अनअवेयर थे। तो डायर इंटर दैट एरिया, कि जनरल डायर जो है वो उसने वहां पर एंट्री ली एंड ब्लॉक द एग्जिट, क्योंकि जो वहां पर एग्जिट पॉइंट था, क्लियर, कि उस बाग का जो एग्जिट पॉइंट था उसको ही ब्लॉक कर दिया गया, कि वहां से लोग निकल ही नहीं सकते थे। एंड एक ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी गई लोग की वहां पर जलियांवाला बाग में जितने भी लोग, जितनी भी भीड़ वहां पे मौजूद थी, सबसे पहले तो जितने भी एग्जिट थे उसको बंद कर दिया गया एंड देन ओपन फायरिंग शुरू कर दी गई एंड इट किल्ड हंड्रेड्स। अब आप देख रहे हो कि कितना बड़ा मैसेकर यहाँ पर क्रिएट किया गया था। एंड हिज ऑब्जेक्ट एज इट क्लियर लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड awe। क्या बताया जा रहा है कि उसका ये सब काम करने का एक ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि टेरर को स्टैब्लिश किया जा सके, टेरर की फीलिंग को स्टैब्लिश किया जा सके। तो ये जो मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, क्लियर। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took to the streets in many north Indian towns। अब ऐसा सिचुएशन, ऐसी इंसिडेंट्स जब हुई, तब भीड़ जो है वो सीधे रोड पे देखने को मिली एंड बहुत सी ज्यादा स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस हुए और अटैक हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, कि गवर्नमेंट की जो भी चीजें, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थे, सब पर अटैक किया गया। लोग जो है उन्हें इतना ज्यादा एजिटेशन जो है स्टार्ट हो गया था। The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट भी लोगों को रिप्रेस कर रही थी, उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। बहुत ही क्रुएलिटी जो है वो लोगों पर दिखाई गई एंड सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा क्रुएलिटी जो है उस इंसिडेंट्स के बाद भी देखने को मिली कि जो सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया गया कि वो जमीन पर अपनी नाक रगड़े, स्ट्रीट पर जो है वो क्रॉल करें और जितने भी साहिब हैं उनको सलाम करें। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा, जो इतनी बदतर जो क्रुएलिटी जो है वो दिखाई पड़ती है, जो वहां पर लोगों के साथ की गई। एंड पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, पूरे के पूरे विलेज में ही मतलब बॉम्बिंग कर दी गई। एक तो ओपन फायरिंग, देन बॉम्बिंग, और इतनी ज्यादा क्रुएलिटी देखने को मिली, इतना ब्रूटल रिप्रेशन हुआ लोगों का। एंड सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। एंड इतना ज्यादा वायलेंस देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत इसकी हुई थी अहिंसा से, बट जब इस मूवमेंट ने हिंसा में जब ये कन्वर्ट होने लगा, इतना ज्यादा जब वायलेंस स्प्रेड हुआ, तब एट द एंड महात्मा गांधी को इसको बंद करना पड़ा, इसको वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, व्हाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। ये रॉलेट सत्याग्रह हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से कई सारे इंसिडेंट्स भी हुए और एक बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट रहा है और लोगों को भी काफी ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा इसकी वजह से। नेक्स्ट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटीज एंड टाउन्स। हमको देखने को मिलता है कि जो रॉलेट सत्याग्रह था वो लिमिटेड था कहाँ पर? सिटीज एंड टाउन्स में। विलेजेस में हमको इतना ज्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलता। तब महात्मा गांधी को लगता है कि अब जो है ओवरऑल इंडिया में एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट करना होगा, ठीक है, एंड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। मतलब उनका ये भी मानना था कि अगर हमें इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट करना है, एक ऑल ओवर इंडिया हमको मूवमेंट क्रिएट करना है, तो वो हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग रखकर तो नहीं हो पाएगा, उन्हें वापस से उनको क्या करना पड़ेगा, उनको साथ लाना पड़ेगा। तो इसी के लिए उन्होंने साथ किसका लिया? खिलाफत इशू को उन्होंने उठाया और खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ उन्होंने जोड़ा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन तुर्की। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खिलाफत इशू क्या था, ठीक है, इसको आप देखिएगा कि खिलाफत इशू क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खिलाफत इशू क्या था बच्चों की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ओटोमन टर्की का डिफीट, हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है टर्की ये हार होती है एंड देयर वाज रूमर दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पायर।
स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा। अब ओटोमन एम्परर कौन थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के वो स्पिरिचुअल हेड थे, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड के वो हेड थे। जैसे हम क्रिश्चियन में देखते हैं कि पोप वगैरह होते हैं, सेम टू सेम वैसे इस्लामिक वर्ल्ड में हम देखते हैं कि खलीफा होते हैं। तो ये माना, मतलब ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि उनके ऊपर जो है काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और काफी ज्यादा हार्श ट्रीटी जो है वो इम्पोज होने वाली है, बिकॉज उनकी हार हुई है। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990। तो ये जो खलीफा के साथ जो वहां पर एक हार्श पीस ट्रीटी जो होने वाली थी, जिससे उनको ये डर था कि इनकी जो पावर है कहीं ना कहीं वो पावर इफेक्ट हो सकती है, तो उसी के खिलाफ जो है खिलाफत कमिटी का गठन किया गया। कहां पर? बॉम्बे में, मार्च 1990 में। किसने किया? ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। एंड बिकन तब यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को भी अपने मूवमेंट से जोड़ा उन्होंने, and about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. तो गांधी जी को लगा कि यही एक अच्छा मौका है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाया जा सकता है, एंड हिंदू मुस्लिम जब एक साथ आएंगे तभी एक मास मूवमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 की 1920 में हमको कलकत्ता सेशन जब कांग्रेस का हुआ था, देन ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स of the need to start a non cooperation movement, and तभी से हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो हमको शुरुआत देखने को मिलती है कि वहां पर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए डिस्कशन हुआ, एंड कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ जो है खिलाफत जो मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट करना जरूरी है टू अटेन स्वराज। क्लियर? टू अटेन स्वराज। अब हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। क्लियर? जब हम बात कर रहे हैं बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो इन हिज फेमस बुक, ठीक है, फेमस बुक किसकी? महात्मा गांधी जी की एक फेमस बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और उन्होंने इसमें बात कही है, किसकी बात कही है? द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ, अब कोऑपरेशन तो यहीं के लोगों ने दिया होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। तो अपने हिंद स्वराज में उन्होंने इसके बारे में बात कही। अब बुक किसकी है ये भी आप देख लीजिएगा कि वन वर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो भी कॉपरेशन किसका मिला, जाहिर सी बात है कि इंडिया को अगर कॉलोनाइज किया गया है तो इंडियंस का सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को मिला होगा, दैट्स वाई कि वो सरवाइव कर पा रहे हैं। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, तो उनका ये कहना है कि अगर इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर स्टैब्लिश हो पाए हैं, दैट मीन्स कि अगर इंडियंस मना कर दें कि हम कॉपरेट अब नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स को तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, एंड दे वुड कोलैप्स within a year and Swaraj would come. How could non-cooperation become a movement? अब ये क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन कैसे एक मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, तो गांधी जी प्रपोज द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो डिफरेंट स्टेजेस में इस मूवमेंट को अनफोल्ड किया गया। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है सरेंडर ऑफ टाइटल्स, कि जितने भी लोग मान लो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो इंडियंस जो काम कर रहे थे गवर्नमेंट में, ठीक है, और जो ऑफिसेज में काम कर रहे थे, तो उन लोगों को जो टाइटल्स वगैरह मिले थे, जो गवर्नमेंट अवार्ड्स मिले थे, उन सबको बायकॉट करना, उन सबका सरेंडर कर देना। ठीक है, कि जो भी टाइटल्स थे उनको सरेंडर कर देना। ठीक है, सिविल सर्विसेज का बायकॉट कर देना, आर्मी हो गई, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गया, मतलब ऑल ओवर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसेज हैं, उन सबको क्या कर देना? उन सबको बायकॉट कर देना, एंड फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट कर देना। ये उनका पहला स्टेज था। उसके बाद क्या? इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन। अब इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है कि रिप्रेशन का यूज करेगी। देन उसके बाद क्या होगा? एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे एक जो है कॉन्सेप्ट को लिया गया कि सबसे पहले हम टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे, बायकॉट वगैरह करेंगे, देन क्या होगा कि गवर्नमेंट रिप्रेशन का यूज करेगी। उसके बाद एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को स्टार्ट किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा। तो थ्रू द समर ऑफ 1920, ठीक है, महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो अपने मूवमेंट के लिए भाई सपोर्ट होना जरूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तभी ना कहीं की तभी तो वो मूवमेंट जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। तो many within the Congress were however concerned about the proposals। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इन चीजों के लेके थोड़ा सा बहुत कंसर्न चल रहे थे।
that they were reluctant to boycott the council election. अब उनको लग रहा था कि क्या जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं क्या उसको बायकॉट करना सही रहेगा, क्योंकि वो इलेक्शंस तो कब है, 1920 के नवंबर में। नवंबर 1920 में हमको क्या देखने को मिला था, काउंसिल इलेक्शन। तो गवर्नमेंट कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको ये लग रहा था कि क्या इसको बायकॉट करना सही रहेगा, एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। अब उनको लग रहा था अब मूवमेंट की वजह से तो जाहिर सी बात है कि एट द एंड हमको वायलेंस तो देखने को मिलेगा। ठीक है, इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। अब कांग्रेस के अंदर ही एकदम बहुत ही ज्यादा हलचल मची हुई है कि क्या वो काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें For a while there seemed to meeting point between the supporters and the opponents of the movement. तो मीटिंग वहां पर जो है हेल्ड की गई, ऑर्गेनाइज की गई। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर का सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में। ठीक है, अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये मीटिंग जब हुई वहां पर, ठीक है, नागपुर का सेशन लिया गया एंड देन एट द एंड जो है मीटिंग के इसको कंफर्म किया गया कि नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। क्लियर? देन हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। अब इसके क्वेश्चन है कि मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, हाँ, कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन के कैसे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो हमको जितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल्स हैं, वो कैसे नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को समझते हैं, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो क्या उनका व्यू पॉइंट होता है। ये आप देख रहे हो द बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ का बाइकॉट करने का ये आपको इमेज देखने को मिल रही है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। कि मूवमेंट तो हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था, उसको लॉन्च कर दिया गया। अब अलग अलग सेक्शंस का क्या मानना था। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस क्या चाहते थे, उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, हम वो इसमें देखेंगे। क्लियर? सबसे पहले जब हम बात करते हैं बच्चों द मूवमेंट इन द टाउन, कि टाउन में क्या असर रहा है मूवमेंट्स का। ठीक है, टाउन में क्या असर रहा है और उनका व्यू पॉइंट क्या रहा है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मूवमेंट स्टार्ट कैसे होता है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से स्टार्ट होता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल। सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे होते हैं, वो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं, स्कूल बायकॉट कर देते हैं। कॉलेजेस में जो भी जा रहे हैं वो कॉलेजेस अपना बायकॉट करते हैं, हेडमास्टर जो है वो छोड़ देते हैं, टीचर्स रिजाइन कर देते हैं, लॉयर्स भी जो भी उनकी लीगल प्रैक्टिसेस हैं सब कुछ उसको गिव अप कर देते हैं। तो काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस, कि काउंसिल इलेक्शंस तक को भी बायकॉट कर दिया गया, जिसके वजह से काफी ज्यादा टशल मची हुई थी कांग्रेस में, उसको भी क्या कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया। बट एक रीजन ऐसा था, मद्रास एक ऐसा रीजन था जहां पर हमको देखने को मिलता है कि जो जस्टिस पार्टी थी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, किसकी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। तो जस्टिस पार्टी जो थी उन्होंने उसको बायकॉट नहीं किया एंड फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हो गया था, यहाँ पर यह हो गया था कि बाकी सारे रीजन्स में तो काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया गया, बट मद्रास एक ऐसा रीजन था जहां पर जस्टिस पार्टी ने इसको बायकॉट नहीं किया। और उनका ये मानना था कि जब तक वो जो है गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, जब तक उनके हाथ में पावर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज दे वर द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स एंड वो उनको लगता था कि जो सारी पावर्स है वो ब्राह्मण्स के हाथ में है, तो इसके लिए उनका जो है एक सम पावर को गेन करना जो है उनके लिए ज्यादा जरूरी था। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। आप देख रहे हो आपको फॉरेन गुड्स को क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया, कि ये पहले भी किया गया था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में हमने देखा। लिकर शॉप्स पिकेटेड। लिकर शॉप क्या होता है बच्चों, लिकर मतलब शराब, तो लिकर शॉप को क्या कर दिया गया, पिकेट क्या होता है बच्चों, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। की एंट्रेंस को ही ब्लॉक कर देना, क्या कर देना, एंट्रेंस को ही ब्लॉक कर देना कि कोई वहां पे जा ना पाए। तो ये चीजें हुई लिकर शॉप्स के साथ। फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न कर दिया गया इन ह्यूज बॉनफायर्स। मतलब जो
एक तो फॉरेन गुड्स को हम देख रहे हैं कि उसका बायकॉट किया गया, लेकिन जो फॉरेन क्लॉथ था कहीं ना कहीं जो एक इस डोमिनेशन, जो ब्रिटिश डोमिनेशन को स्टैब्लिश करता था, उसको क्या कर दिया गया, उसको जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इम्पोर्टेड जो फॉरेन क्लॉथ्स आ रहे थे वो आधे हो गए, पहले के मुकाबले क्या हो गए, आधे हो गए, ठीक है, बिटवीन 1921 टू 22। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। इसकी हमको देखने को मिला है कि जो प्राइस है उसमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला। In many places, merchant and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. तो जो merchants और traders थे उन्होंने भी जो है इनकार कर दिया कि जो भी फॉरेन ट्रेड है उसको वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें शुरुआत हो रही है यहाँ पर किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, और शुरुआत ही हो रही है बायकॉट से। क्लियर कि इतनी सारी चीजों का, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, ठीक है, यहाँ तक कि मर्चेंट ट्रेडर्स वगैरह, इन सब ने क्या किया, बायकॉट किया, ठीक है। एज अ बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स। अब जैसे बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कि ये चीजें हमको नहीं करनी है, इम्पोर्टेड क्लॉथ्स हमें नहीं चाहिए, और उन्हें क्या समझ में आया कि सिर्फ अब क्या पहनना है, द इंडियन वंस, ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल को ही जो है हमको उसको परचेज करना है, इंडियन टेक्सटाइल को ही हमको वियर करना है, ठीक है। But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. अब स्टार्ट तो हुआ था बहुत जोशों के साथ कि बहुत मतलब वाइड सेक्शन ने बायकॉट शुरू कर दिया था, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, बट क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है, स्लो डाउन हो गया। अब उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला ये बच्चों की देखो, जब इंडियन टेक्सटाइल की यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन टेक्सटाइल को जो है वो प्रमोट करने की बात हो रही है कि जो फॉरेन क्लॉथ्स है उसको हटाओ और स्वदेशी अपनाओ, दैट्स इट, ठीक है। तो खादी क्या हो रहा था, खादी बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो बहुत सारे लोग तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज इतना ज्यादा वो एक्सपेंसिव था, ठीक है। देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ, जो भी मशीन के भाई क्लॉथ बन के आ रहे हैं तो उनसे तो बहुत ही ज्यादा महंगा था, और जो पुअर पीपल थे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो कैसे उसको बायकॉट कर सकते हैं। आप ही सोचो, अब जो इतने नॉर्मल पीपल जिनके पास खाने के लिए भी इतना सब कुछ नहीं था, तो वो क्या खादी इतना महंगा कपड़ा वो खरीद के पहन पाएंगे, नहीं पहन पाएंगे ना। तो इतने टाइम तक तो वो बायकॉट नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो उनको लगेगा ना कि मिल वाले जो कपड़े हैं वही हमारे लिए सही है, कम से कम वो सस्ते तो मिल रहे हैं। तो सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to set up so that they could be used in place of British one. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भले ही बात हो रही थी कि स्वदेशी को अपनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इतने सारे फॉरेन जो क्लॉथ्स है उनको जला दिया है, या अगर उनका बायकॉट करने को कहा गया है, तो एक अल्टरनेटिव भी तो ढूंढना चाहिए था, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस को भी तो एस्टैब्लिश करना चाहिए था कि अगर वो चीजें नहीं आ रही हैं, जो खादी इतनी महंगी मिल रही है उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। क्लियर, इंडियन इंस्टीट्यूशंस अगर सेटअप होते ब्रिटिश वंस की जगह में, उनके अल्टरनेटिव्स को हमको ढूंढना चाहिए था, एंड दीज वर स्लो टू कम अप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन टू गेटिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। तो ये सारी चीजें ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाई, तो स्टूडेंट्स और टीचर वो भी सब अपने अपने काम पे, जो लोग जिन्होंने बायकॉट किया था वो सारे अपने अपने काम पे वापस जाने लगे, ठीक है। तो ये थी हमने देखा कि टाउन में ये स्टोरी जो है वो चल रही थी। अब हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हाँ, तो हमने ये देखा कि कैसे जो है शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, बट कुछ टाइम बाद क्या है, स्लो डाउन हो गया था। अवध की जब हम बात करते हैं, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, ये आपको नाम याद रखने बच्चों, ठीक है। अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। तो अवध में क्या हुआ कि जो पीजेंट्स टाउन्स में देखा हमने, तो पीजेंट की जब हम बात कर रहे हैं अवध में, तो वहां पर उनके जो प्रोटेस्ट था या उनका जो रिबेल था उसको लीड कौन कर रहे थे, बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे। क्लियर, और वो पहले भी एक इंडेंचर्ड लेबर रह चुके हैं, फिजी में उनको एज अ वर्कर जो एज अ लेबरर उनको ले जाया गया था, वहां से वापिस आए थे। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार। यहाँ पर मूवमेंट किसके खिलाफ था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, यहाँ पर मूवमेंट था लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो पीजेंट्स किसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे। क्लियर, जो कि उनसे हाई रेंट ले रहे थे। अब आपको पता है कि भाई लैंडलॉर्ड्स हैं, तो एक बार जो है रेंट वगैरह हो गया तो उस पे ज्यादा वो पैसे लेंगे उसका, तो उसी का वो विरोध कर रहे थे, और भी बहुत सारे इसके रीजंस थे। तो पीजेंट्स हैड टू डू बिगर। अब उनको पीजेंट्स को भी बिगर मतलब बन जाना पड़ा, क्यों, कैसे,
कि आप देखो इतना ज्यादा, तो आप जो ताल्लुकदार वगैरह हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो इतना ज्यादा उनसे हाई रेंट ले रहे हैं, तो वो भी पीजेंट जो है वो कब तक दे पाएंगे, ठीक है, एक एक एंड तक दे सकते हैं ना, कितना दे पाएंगे, तो बेगर के तौर पर उनको रहना पड़ गया। बेगर क्या होता है, लेबर दैट villages were forced to contribute without any payment, कि विदाउट एनी पेमेंट जिनको ऐसे काम करना पड़ रहा था, तो एज अ बेगर उनको काम करना पड़ रहा था, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। अब इतना ज्यादा हाई रेंट अगर हो गया तो फिर ताल्लुकदार जो है या लैंडलॉर्ड वगैरह, तो वो यही कहेंगे ना कि आओ हमारे यहाँ काम करो, और काम करके जो अभी पैसे चुकाओ, तो उसका उनको जो है कोई वेज तो उनको मिल नहीं रहा था, उनको बिना पैसों के काम करना पड़ रहा था। तो एज टीनेजर्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली evicted, that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue. अब peasant movement की डिमांड क्या थी कि जिनका जो रेवेन्यू है उसमें उनको रिलैक्सेशन मिले, ठीक है, बेगर का अबॉलिशन हो, मतलब बिना पैसों के जो काम करवाते हैं वो लोग, उस चीज का अबॉलिशन होना चाहिए। सोशल बायकॉट होना चाहिए, जो भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका ही बायकॉट करना चाहिए, ऐसी डिमांड थी पीजेंट्स की। इन मेनी प्लेसेस, ठीक है, मेनी प्लेसेस, नाम क्या है देखो, नाई धोबी, ठीक है, नाई धोबी कौन है, नाई धोबी बंद जो है वो स्टार्ट हो गया था, एंड वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत। पंचायत जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, कि लैंडलॉर्ड्स को ये सर्विसेज भी ना दी जाएं, ठीक है, बार्बर और वॉशरमैन वाली, जैसे नाई और धोबी, ठीक है, तो ये सर्विसेज तक जो है उनको डिप्राइव कर दिया गया, उनको बंद कर दी गई ये सारी सर्विसेज लैंडलॉर्ड्स के लिए, क्लियर। और ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा था, पंचायत। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। तो जून 1920 में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है जब अवध के गांव में जाते हैं, उन विलेजर्स से जब वो बात करते हैं, तब उनको ये तसल्ली देते हैं कि उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको वो देखेंगे, उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो 22 अक्टूबर द औध किसान सभा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, औध किसान सभा को जो है स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अवध बोलते हैं, अवध का जो पहला हम देख रहे हैं कि अवध को पहले जो है औध के नाम से जाना जाता था, ये स्पेलिंग थी उसकी। तो औध किसान सभा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। किसने इसको सेटअप किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, तो ये लोग थे बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड फ्यू अदर्स। तो ये आपको याद रखना है, वन वर्ड में भी आ सकता है कि औध किसान सभा जो है वो किसके द्वारा सेटअप की गई थी। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस जो है उसको जो है स्प्रेड कर दिया गया अराउंड द विलेजेस विद इन द रीजन। So when non-cooperation movement began the following year, तो जब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द आवर पीजेंट्स स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो उनका जो कांग्रेस लीडर जिन्होंने ये सब किया था, तो उनका ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अवध के पीजेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो उनका सपोर्ट करें, ठीक है, वो क्या करें, सपोर्ट करें कि जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर जो है एक बड़ी संख्या में सपोर्ट, एक पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए, जो भी अवध के पीजेंट्स हैं, क्लियर। तो ये चीजें हुई। Next, the peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy. अब मूवमेंट तो वहां पर हुआ, पीजेंट्स का मूवमेंट तो हुआ, बट इस तरीके से हुआ कि जो कांग्रेस लीडरशिप थी उनको जरा से खुशी नहीं हुई। क्यों? एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। क्योंकि आपको पता है कि जो पीजेंट्स मूवमेंट कर रहे हैं वो तो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से तो उनका कोई लेना ही देना नहीं है, अभी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। और कांग्रेस क्या चाहती थी कि जो उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें जो है वो अवध के पीजेंट सपोर्ट करें। बट उन्होंने जब अपना पीजेंट ने अपना जो स्ट्रगल स्टार्ट किया, तो उन्होंने ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घर पे ही अटैक करना शुरू कर दिया, बाजार को लूटना शुरू कर दिया, ग्रेन होर्ड्स को लूटना शुरू कर दिया। तो इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो वहां पर जो है पीजेंट्स ने, वहां पर लोकल लीडर्स जो थे वहां के अवध के, तो उन्होंने पीजेंट्स को बताया कि गांधी जी ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि अब उनको कोई भी जो है टैक्स वो नहीं देना पड़ेगा, और उनकी जो जमीनें ली गई हैं तो उसको जो है वापस से उनमें रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ।
तो हमने अभी बात की कि जो टाउन में जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उनका क्या व्यू पॉइंट रहा है स्ट्रगल को लेकर, उसके बाद पीजेंट्स का क्या व्यू पॉइंट रहा है वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि ट्राइबल्स जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल्स थे, उनका क्या व्यू पॉइंट था, उनका क्या स्टैंड था, ठीक है, ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ट्राइबल पीजेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। उन्होंने किसी और ही तरीके से समझा कि महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज का, उनका थोड़ा सा समझने का तरीका ही अलग था। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जगह आप याद रखिएगा कि इन द गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश एक मिलिटेंट गुरिल्ला, ठीक है, एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हुआ 1920s में, ठीक है, गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हुआ। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल द कांग्रेस कुड अप्रूव। और गुरिल्ला मूवमेंट आपको पता है कि कांग्रेस उसको अप्रूव नहीं कर रही थी, ठीक है, कांग्रेस का मूवमेंट तो अलग था, बट जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस थे वो उस मूवमेंट को किस तरीके से ले रहे थे वो चीजें अलग हैं। तो हियर इज एज इन अनदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। अब जो ट्राइबल पीपल हैं, आपको पता है कि वो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, तो जो गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया था, उसने जो बड़े बड़े जो लार्ज जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उसको उन्होंने बंद कर दिया गया था। लोगों का फॉरेस्ट एरिया में जाना ही जो है उसको प्रिवेंट कर दिया था, लोगों को रिफ्यूज कर दिया था कि जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में इंटर नहीं कर सकते, अपने जो उनके जानवर हैं उसको नहीं चरा सकते, फ्यूल वुड को नहीं कलेक्ट कर सकते, फ्रूट्स को नहीं कलेक्ट कर सकते। तो ये सारे जो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। तो इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल्स थे उनमें काफी ज्यादा एजिटेशन देखने को मिला, उनको गुस्सा आया। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। अब उनको लग रहा था, एक तो उनके जो लाइवलीहुड है, उनके सर्वाइवल पर बात आ गई थी कि वो जिस तरीके वो जो जीवन यापन कर रहे थे उनको करने नहीं दिया जा रहा था। दूसरा, अब ये उनको लगने लगा था कि जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो उनका कल्चर है, कहीं ना कहीं उसको भी डिनाई किया जा रहा है, उस पर भी बात आ रही है। तो व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बिगर फॉर रोड बिल्डिंग द हिल पीपल रिवोल्टेड। जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि उनको जो है रोड बिल्डिंग में काम करना पड़ता, रोड बनाने में उनको काम करना पड़ेगा, बट विदाउट एनी पेमेंट, एज अ बेगर उनको काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर क्या होता है, तब यहाँ पर हमको रिवॉल्ट देखने को मिलता है। द पर्सन हु केम टू लीड देम, अब जो पर्सन उनको लीड करने आए उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। इनका नाम हमने पहले भी सुना होगा बच्चों कि अलूरी सीताराम राजू जो है, इन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया। अब उनको वो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिगर इनको बोला गया है कि वो ऐसा बोलते थे कि उनके पास जो है वो वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स हैं। क्या है उनके पास? पावर्स हैं। एंड ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। तो ऐसा माना जाता था कि उनके पास कुछ स्पेशल जो पावर्स हैं और वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें गोली भी लग जाए तब भी वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे सारे रूमर्स जो है उनके लिए फैले हुए थे। तो कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। और लोग जो है उनको क्या मानते थे कि वो तो कोई भगवान के अवतार हैं। कौन? अलूरी सीताराम राजू। तो ऐसी बातें उनके लिए कही जाती थी। तो राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। अब जो अलूरी सीताराम राजू है, उन्होंने गांधी जी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ था और वो उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर भी हुए थे। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, जो अलूरी सीताराम राजू हैं, उन्होंने लोगों को परसुएड किया, उन्होंने कन्विंस किया कि लोगों को खादी पहनना चाहिए, ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए, क्लियर। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। अब देखो, एक तरफ तो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, और उनके कहे अनुसार वो चल रहे थे, बट दूसरी तरफ उनका ये भी मानना था कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से ही जो है आजादी नहीं मिल सकती, हमको यहाँ पर हिंसा का भी साथ लेना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी, तभी हमें कहीं ना कहीं आजादी हमें मिलेगी। तो ये उनका मानना था। देन हम बात करते हैं देन हम बात करते हैं द गुडेन रिबल्स, ठीक है, जो रिबल हुआ था वहां पर। द गुडेन रिबल्स अटैक्टेड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की क्योंकि उनका मानना ही था कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ठीक है, कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी मार दिया, ठीक है, एंड उनको कैप्चर कर लिया गया। कब? 1924 में, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्लियर, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में, क्लियर। बट
अब जैसा कि आपको पता है कि लोग उनको इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे, तो वो एक फोक हीरो के तौर पर आज भी उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर स्वराज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? स्वराज इन द प्लांटेशन। अब हम प्लांटेशन में देखते हैं कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, उनका क्या व्यू पॉइंट था, स्वराज उनके लिए क्या था। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, कि वर्कर्स का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो स्वराज के बारे में क्या समझते हैं, वो गांधी जी को क्या समझते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली। अब आसाम में जो प्लांटेशन हो रही है, तो वहां पर लोगों के लिए क्या था, वहां पे लोगों के लिए स्वराज का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी उनके लिए रिस्ट्रिक्शन वाला जो एरिया है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये आप एक्ट याद रखिएगा, वन वर्ड में आ सकता है। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, यहाँ पर बोला गया है कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो टी गार्डन्स को छोड़कर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। ठीक है, कि बिना परमिशन के वो टी गार्डन्स को छोड़कर ही नहीं जा सकते थे, और बहुत ही कम ऐसा चांस होता था कि उनको परमिशन मिले। When they heard of the non-cooperation movement, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, then thousands of workers defied the authorities, तो उन्होंने भी रिबेल किया, उन्होंने अथॉरिटीज को डिनाई किया कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे, उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने घर वापस चले गए। क्लियर? Next, they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. अब उन लोगों को क्या लग रहा था कि महात्मा गांधी जो है वो सब कुछ काम कर रहे हैं, अब गांधी राज आएगा और जितने भी गांव में सारे लोग रह रहे हैं सबको जमीनें दी जाएंगी। तो ये उनका व्यू पॉइंट था। They however never reached their destination, बट क्या हुआ कि वो अपने डेस्टिनेशन में ही नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ कि जितने भी लोग, जितने भी वर्कर्स जो है अपना काम छोड़ के चले गए थे घर जाने के लिए, बट वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाए, उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। ठीक है, उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रिचुअली बीटेन अप, उनको काफी ज्यादा जो है मारा पीटा गया। ठीक है, क्लियर? कि ये सारी चीजें। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों जो इमेज लगी हुई है चौरी चौरा इंसिडेंट्स की, और इसी इंसिडेंट्स की वजह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड किया जाता है। क्लियर? द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। अब विजन क्या था इस मूवमेंट का, यही तो डिफाइन नहीं किया गया था। इसी की वजह से जो अलग अलग सेक्शंस के लोग थे वो अपने तरीके से इस मूवमेंट को समझ रहे थे। तो दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, अपने तरीके से उनको समझ रहे थे। तो इमेजिन इट बी अ टाइम वेयर ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। अब मूवमेंट हुआ था वो तो किसी और चीज के लिए हुआ था। ठीक है, बट जो अलग अलग सेक्शन के लोग थे उनको तो ये चीजें बताई ही नहीं गई थी कि मूवमेंट हो किस चीज के लिए रहा है। तो उन्होंने इसको अपने तरीके से ले लिया, अपने तरीके समझा कि अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कि जो सारी दुख परेशानी है, सारी तकलीफें हैं, वो सब कुछ चली जाएंगी, अब गांधी आ जाएगा। तो ऐसा उनका मानना था। तो ये when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन, कि जो ट्राइबल पीपल्स थे, ठीक है, जो ट्राइबल्स पीपल थे, जब वो गांधी जी का नाम लेते और स्लोगन्स की डिमांड करते दैट इज द स्वतंत्र भारत, तो दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग, वो भी इमोशनली रिलेट कर रहे थे इससे ऑल इंडिया एजिटेशन। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडिया जो है वो यही चाह रहा था। तो when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linking their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond their limits of their immediate locality, कि जब वो इस मूवमेंट का पार्ट बन रहे थे तो वो सिर्फ अपने ही रीजन की बात नहीं हो रही थी, तब उनके रीजन से कहीं परे जो है ये बात चल रही थी। ये ओवरऑल जो है पूरे इंडिया का एक मूवमेंट था। ठीक है, पूरे एक इंडिया की यहाँ पर बात हो रही थी। अब आप देख रहे हो कि इमेज में चौरी चौरा जो मूवमेंट हुआ था, चौरी चौरा जो इंसिडेंस हुआ था 1922 में, तो जो चौरी चौरा में क्या हुआ था कि गोरखपुर में चौरी चौरा, ठीक है, वहां पे पुलिस स्टेशन में जो है क्या किया गया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश, कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, ठीक है, बाजार में, बट उसके बाद जो है क्लैश स्टार्ट हो गई किससे, पुलिस से। तो इसकी वजह से जो है पुलिस स्टेशन पे भी अटैक कर दिया गया था एंड महात्मा गांधी को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, इस मूवमेंट को। क्लियर? तो चौरी चौरा के बाद से ही जो है मूवमेंट की जो एंडिंग हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की।
टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस की आप सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन फरवरी 1922, ठीक है, विथड्रॉ कर दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड टू प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बट बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। अब उनका मानना था कि देखिए कि आप भले ही कितने भी नॉन वायलेंस तरीके से अपने मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इसमें वायलेंट जो है वो एंटर कर जा रहा है, तो इसके लिए मास स्ट्रगल के लिए लोगों को ट्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। अब कांग्रेस के अंदर भी जो लीडर्स हैं वो इससे थक चुके थे भाई, मास स्ट्रगल से वो लोग थक चुके थे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अब उनको भी भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, उनको भी तो पावर चाहिए, उनको प्रोविंशियल काउंसिल में उनको अपनी सीट चाहिए थी। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, तो उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, तो जो लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर जो कि मास स्ट्रगल का अपोज कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि जो भी प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें और इसी के जरिए कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंटर एक्ट कर सकते हैं। तो ये उनका मानना था। क्लियर? Reform and to also demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party. ये आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया? C.R. Das एंड मोतीलाल नेहरू। विद इन द कांग्रेस, यहाँ पर जो है कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ताकि यहाँ पर जो है इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा सके। लेकिन जो यंग लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मास एजिटेशन पर जोर दिया कि अगर हम मास स्ट्रगल करेंगे तभी हमको इंडिपेंडेंस जो है वो मिलेगी। क्लियर? ये हुआ। In such a situation of internal debate and dissensions, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of worldwide economic depression. अब आपको देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन एक हमारा फैक्टर हो गया। एग्रीकल्चर प्राइसेस इतने ज्यादा जो बढ़ रहे थे 1926 से ही। आपको पता है कि 1930s वाला जो रीजन है वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का रीजन ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हमको वहां पे देखने को मिलती है। ये चीज हमने पहले चैप्टर में भी अपना देखा है। तो वही चीजें यहाँ पे बता रही है कि असर देखो इंडिया में भी हुआ है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा जो है बिगिन टू फॉल, ठीक है, डिक्लाइन होने लगे थे, कोलैप्स हो गया था आफ्टर 1930। As the demand for agriculture goods fell and export decline, export क्या हो रहा था? डिक्लाइन हो रहा था। तो peasants found it difficult to sell their harvest। अब जो peasants हैं वो अपने जो भी उनको हार्वेस्ट तो उनका जो क्रॉप था वो उसको बेच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, इतना ज्यादा तो रेट ही जो है प्राइस ही इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया है और उनको रेवेन्यू भी पे करना है। तो बाय 1930s द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। कंट्री साइड यहाँ पे गाँव की बात कर रहे हैं कि पीजेंट्स वगैरह काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। After against this background, the new Tory government in ब्रिटेन में एक न्यू टॉरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है और वहां पर एक स्टैचुटरी कमीशन को सेटअप किया जाता है अंडर सर जॉन साइमन। अब हमको साइमन कमीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है? द कमीशन वाज टू लुक अप इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है, उसकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, इसकी देखरेख करने के लिए साइमन कमीशन को सेटअप किया गया था। द प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब क्या बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखरेख करने के लिए भेजा जा रहा है कि वहां की फंक्शन कैसे हो रही, बट उस सब कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं है और वो लोग देखरेख करने के लिए, वो लोग फंक्शनिंग देखने के लिए आ रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की ही, बट मेंबर एक भी इंडिया का नहीं है। तो दैट मीन्स कि अपोज करने वाला तो है ही। तो साइमन कमीशन ये था। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, तब यहाँ पे स्लोगन लाया गया था, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे मुस्लिम लीग की बात करें, सबके सब इसको क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। किसको अपोज कर रहे थे? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। ये सब आपको अच्छे से जो है याद रखना है, स्टोरी के तरीके आप समझते चलिए, एक एक सीरीज को, एक एक इवेंट को, सब अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट in an effort to win them over the viceroy लॉर्ड आयरविन। ठीक है, वाइसरॉय कौन थे उस वक्त? लॉर्ड आयरविन थे। उन्होंने क्या किया? अक्टूबर 1929 में एक ऑफर दिया। ठीक है, ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस की, इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा ऑफर किसने दिया? लॉर्ड आयरविन ने। ठीक है, इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी जो है बुलावा भेजा गया। क्लियर, कि फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए।
दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। अब कांग्रेस लीडर इस चीज से सेटिस्फाई ही नहीं हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो डोमिनेंट स्टेटस तो चाहते ही नहीं थे, हमें तो स्वराज चाहिए था, हमें तो पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, और ये बात कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस की। तो इसकी वजह से जो कांग्रेस लीडर्स थे वो जरा सा भी सेटिस्फाई हुए ही नहीं। जो रेडिकल्स थे कांग्रेस में, ठीक है, कौन थे, जो रेडिकल्स थे, ठीक है, वेट, तो उनका क्या मानना था, जो भी रेडिकल्स थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो बहुत ही ज्यादा असर्टिव थे, ठीक है। अब उनका मानना क्या था बच्चों, ठीक है, कि जो भी सारी चीजें हो रही हैं कांग्रेस में, अब आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के बीच में एक हमको स्प्लिट देखने को मिला कि स्वराज पार्टी बन गई। अब उसके बाद भी हमको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में भी हमको स्प्लिट देखने को मिलता है कि कांग्रेस के बीच अभी काफी ज्यादा जो है वो टसल चल रही है। जो लिबरल्स हैं, जो मॉडरेट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रमोट तो कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रपोज तो कर रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। जो मॉडरेट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि ब्रिटिश का डोमिनियन चलो है, कोई बात नहीं है, और उसी के अंडर में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो डेवलप कर लेंगे, क्लियर। बट जो रेडिकल्स है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, एंड इट ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस इन दिसंबर 1929, ठीक है, दिसंबर 1929 की हम बात करते हैं, लाहौर सेशन होता है, यहाँ पर बात होती है पूर्ण स्वराज की। ये आपको याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की बात कब होती है बच्चों, पूर्ण स्वराज की बात की जाती है दिसंबर 1929 में। कहाँ पे होती है, लाहौर सेशन में। इट वॉज डिक्लेयर, अब यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो यही रीजन है कि 26 जनवरी 1950 को ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, बट साइन कब किया गया, बट अडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से, क्योंकि ये डेट कहीं ना कहीं हमने इसको ऑलरेडी अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर रखा था, इसलिए इस डेट का वेट किया गया कि इस डेट पर ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, क्लियर। When people were to take a pledge to struggle for complete independence, but the celebration attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to retain this abstract idea of freedom to move concrete issue of everyday life। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत होती है, क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्ट मार्च जो है क्या होता है, ठीक है, दांडी यात्रा आपने सुनी होगी, दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल। सॉल्ट आपको पता है कि नमक, आपको पता है कि बहुत ही पावरफुल सिंबल है, हर चीज में यूज किया जाता है, हर घर में यूज किया जाता है, दैट कुड यूनाइट द नेशन, ठीक है। उन्होंने सोचा कि सॉल्ट ही एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जो पूरे इस नेशन को, पूरी इस कंट्री को यूनाइट कर सकता है। ऑन 31 जनवरी 1930, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक लेटर लिखा, किसको, आयरविन को, ठीक है, वाइसरॉय आयरविन को, और अपनी 11 डिमांड्स को बताया, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, अपनी 11 डिमांड्स को बताया। कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, डिफरेंट क्लासेस की डिमांड्स थी, ठीक है। चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, चाहे पीजेंट्स की बात करें, हर एक सेक्शन की कोई ना कोई डिमांड थी। टोटल 11 डिमांड थी जो उन्होंने आयरविन के सामने रखी। The idea was to make the demand wide ranging, ठीक है, so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand of abolish the salt tax, और उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जो सॉल्ट टैक्स लिया जा रहा था उसको abolish किया जाए, क्लियर। एंड सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक। आपको पता है कि सॉल्ट ऐसी चीज है कि गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो पूरी कंट्री को यूनाइट करने की हिम्मत रखती है। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। The tax on salt and the government monopoly over its production, महात्मा गांधी declared, ठीक है, revealed the most oppressive phase of British rule। अब यहाँ पर जब उन्होंने डिमांड रखी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट टैक्स लोगों को देना पड़ रहा था और गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि जो भी सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं, क्लियर। तो महात्मा गांधी लेटर क्या था, वो सिर्फ एक लेटर नहीं था, बल्कि क्या था, एक अल्टीमेटम था आयरविन के लिए कि अगर आप इस डिमांड को मानोगे तो ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इस डिमांड को मानोगे तो ठीक है, नहीं तो वो दांडी यात्रा जो है वो अपनी शुरू करेंगे, क्लियर। तो 11 मार्च से, क्लियर। एंड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, दांडी यात्रा तो होगी, उसके बाद क्या होगा, एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा, क्लियर। आयरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब आयरविन के मन में था
करना ही नहीं चाहता था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। तभी महात्मा गांधी जी ने अपना यात्रा है जो किसके साथ, 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, उनके साथ 78 ठीक है, उनके साथ उन्होंने इस मार्च की शुरुआत की। 14 आश्रम इन साबरमती का जो आश्रम है उनका, वहां से लेकर गुजरात का जो कोस्टल टाउन है दांडी, वहां तक की यात्रा। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, ठीक है, 240 माइल्स का पूरा सफर था और 24 दिन लगा वहां तक पहुंचने में। हर एक दिन में 10 माइल वो चलते थे। एंड थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी। हजारों लोग तो सिर्फ उनको सुनने के लिए आते थे, जहां पर रुक जाते थे। स्वराज, और गांधी जी वहां पर लोगों को बताते थे कि उनके लिए स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या है, और उनको भी कन्विंस करते थे कि जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको डिफाई किया जाए, ठीक है, और पीसफुली डिफाई किया जाए, उनका ये मानना था। ऑन 6 अप्रैल वो पहुंचते हैं दांडी में, ठीक है, एंड सेरेमनी तो भी सॉल्ट लॉ था कि प्रोडक्शन जो है सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, उस कानून को वो तोड़ते हैं और सॉल्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉल्ट को करते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अब हमको ये देखना है कि कैसे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? ये देखते हैं। जैसा हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सीधे तरीके से क्या कर दिया गया था, बायकॉट किया गया था। क्लियर? कि इन चीजों को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, एज हैड डन इन 1921-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने यही, ठीक है। बट ऑल्सो लॉज, अब यहाँ पर क्या है कि जो कॉलोनियल लॉज है उसको भी तोड़ा जाएगा। क्लियर? थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा, खुद से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, क्लियर, डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, स्ट्राइक्स की, ठीक है, सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो फिर से वही बायकॉट वाला सिस्टम शुरू हुआ। लिकर शॉप्स वगैरह हो गई, फॉरेन क्लॉथ्स हो गया, इन सबको क्या कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया। इसको पीजेंट्स ने भी मना कर दिया कि अब वो कोई भी रेवेन्यू जो है वो नहीं देंगे, चाहे वो चौकीदारी टैक्स की बात करें, ठीक है, वो सारी चीजें भी बंद कर दी गई, ठीक है, उन सब चीजों के लिए भी रिफ्यूज कर दिया गया कि अब कोई टैक्स जो है वो के ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और बहुत सारी जगह में जो फॉरेस्ट पीपल है उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ को भी वायलेट किया। तो हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि सिर्फ और सिर्फ जो है नॉन कोऑपरेशन देना, ठीक है, क्या करना है हमें, जो है बायकॉट करना है जो भी फॉरेन चीजें हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं। बट हम सिविल डिसोबीडियंस में भी देख रहे हैं कि बायकॉट तो करना ही है, बट जो गलत लॉज हैं उसको भी वायलेट करना है, उसके खिलाफ भी आवाज उठानी है। क्लियर? Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब सरकार को डर लगने लगा कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी कांग्रेस लीडर्स हैं उनको एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। When अब्दुल गफ्फार खान, a devout disciple of महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के अब्दुल गफ्फार खान, इनको अरेस्ट कर लिया गया था 1930 में। तब क्या हुआ कि एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर। पेशावर में जो है कि बहुत बड़ी भीड़ ने क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्लियर? फेसिंग आर्मड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, सब कुछ फेस करते हुए डेमोन्स्ट्रेशन अपना कर रहे थे, बहुत लोगों की इसमें जाने चली गई। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, महात्मा गांधी को भी एक महीने बाद जो है अरेस्ट कर लिया गया। दैट मीन्स अप्रैल के बाद जो महीना आता है मई में जो है 1930 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्टेड पुलिस पोस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया। तो बहुत ऐसी सारी चीजें जो कि ब्रिटिश डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर रही थी, जो ब्रिटिश डोमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक किया। क्लियर? अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिजुअल रिप्रेशन। गवर्नमेंट के बाद सीधा साधा वही रास्ता, ह्यूमिलिएट करो, उनको सप्रेस करने की कोशिश करो। तो पीसफुल सत्याग्रह वो अटैक्टेड, उन पर भी अटैक किया गया, और वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गया, उनको मारा गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, एंड 100,000 क्लियर? अब ऐसे वायलेंट फिर से स्टार्ट हो गया, तो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, और आयरविन के साथ उनको एक पैक्ट करना पड़ा,
ऑन 5th of March 1931 एंड इसी गांधी आयरविन पैक्ट के बाद गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर बात होगी, ठीक है, जब गांधी जी वहां पर जाते हैं। कर दिया उसके बाद वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जो गवर्नमेंट है वो मान जाती है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। अब दिसंबर 1931 में गांधी जी कहाँ जाते हैं? कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि नेगोशिएशंस हो जाते हैं, बैक इन इंडिया। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन गवर्नमेंट शुरू कर देती है। आपको पता है कि जब वापस वो आते हैं तो वो देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है एक नए तरीके से न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, फिर से लोगों को जो है रिप्रेस। तो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जो है वो दोनों जेल में। महात्मा गांधी वापस आकर देखते हैं कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे मेजर्स इंपोज कर दिए गए हैं ताकि मीटिंग्स ना हो पाए, डेमोंस्ट्रेशन ना हो पाए, कोई बैकआउट ना कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है ये तो उतनी देर में जितने गांधी जी जो है आइडिया प्राप्त कर रहे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, तो उस टाइम पे इतनी सारी चीजें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलती हैं। ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च। अब महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी एंड फॉर ओवर अ ईयर मूवमेंट कंटिन्यू बट बाय 1934 इट लॉस्ट मूवमेंट। ठीक है, एक साल तक तो मूवमेंट चलता रहा बट उसके बाद जो है 1934 से हम देखते हैं कि वो बात जो है उस मूवमेंट में अब नहीं रह जाती है। तो हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब हमने देखा था जब हम नॉन कॉपरेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो है उनका व्यू पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया है बट उनका व्यू पॉइंट क्या था। क्लियर। जब हम कंट्री साइड की बात करते हैं, ठीक है, गांव की बात कर रहे हैं, तो जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटी है, ठीक है, जो रिच वाले पीजेंट्स हैं जैसे कि पटीदार्स हो गए गुजरात के, जाट्स हो गए उत्तर प्रदेश के, वो काफी ज्यादा एक्टिव थे मूवमेंट में। अब क्या था कि बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। अब देखो कि उनको पता है कि जो ट्रेड और जो काफी ज्यादा उसमें कमी आई, जो डिक्लाइन देखने को मिला है, प्राइसेस में जो डिक्लाइन देखने को मिला, उसकी वजह से जो है उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो इसकी वजह से एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, अब उनके पास कैश इनकम तो रही नहीं गई थी। तब क्या हुआ कि दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो जो रिच पीजेंट्स थे वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइडस्प्रेड रिसेंटमेंट। द रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और उनके क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उनको ये सब रेवेन्यू नहीं जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से जो उनकी वैसी जो लाइफस्टाइल रही है वो फिर से उनको वापस मिल जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जो रिच पीजेंट्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जो भी हाई रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा था उससे छुटकारा पाना। क्लियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फॉर दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड। अब उनको भाई डिसअपॉइंट भी हुए जब मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया 1931 में, और जो रेवेन्यू रेट थे उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो जैसे के तैसे रह गए। तब फिर क्या हुआ, जब मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हुआ तब उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तब उनको कोई खास उनमें जो है सक्सेस उनको नहीं मिली, कोई उनको फायदा कोई बेनिफिट उनको नहीं मिला। दैट्स व्हाई कि सेकेंड टाइम जब मूवमेंट को शुरू किया गया तब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जब हम पीजेंट्री क्लास की बात करते हैं तो एक तो उनका ये था कि रेवेन्यू डिमांड तो कम होनी चाहिए, ठीक है। मेनी ऑफ देम वो स्मॉल टेनेंट्स, वो तो स्मॉल टेनेंट्स थे, ठीक है, दूसरों के लैंड पे भी वो जो है काम करते थे, ठीक है, और रेंट पे भी रहते थे, ठीक है, फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, ठीक है, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट, कि वो अपना रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। एक तरफ तो रेवेन्यू वाला सिचुएशन था, दूसरी तरफ वो रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। तो क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स तो दे वांट द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड, वो चाहते थे कि उसमें उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले। दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, क्लियर, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। जो भी पेजेंट्री क्लास थी उन्होंने ऑलरेडी कई सारे जो रेडिकल मूवमेंट्स चलाए गए थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। और उनकी जो डिमांड थी वो इतनी ही थी कि हाई रेवेन्यू डिमांड है, और दूसरा
इन रेंट वाला केस। क्लियर? तो द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। अब क्या था कि जो रिच पीजेंट्स, कहीं ना कहीं रिच पीजेंट्स जो थे सपोर्टर थे कांग्रेस के, तो अगर कांग्रेस को लगा कि अगर वो इन पीजेंट्री क्लास का सपोर्ट कर देंगे तो जो इनके रिच पीजेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं, जो लैंडलॉर्ड सपोर्टर हैं, वो इनसे नाराज हो जाएंगे। तो इनकी वजह से जो पीजेंट्री क्लास को वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो है पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच जो है रिलेशनशिप अच्छी नहीं देखने को मिलती है। हम बात करते हैं आगे। अब क्या है कि अब ये हम देखने को मिलता है कि व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास। हमने बात कर ली जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो हमने बात कर ली जो भी पीजेंट्री क्लास थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिजनेस क्लास का क्या हुआ। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैज मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडियन मर्चेंट्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। क्लियर? तो अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे। क्लियर? दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। अब उनको क्या दिक्कत आ रही थी कि जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज थी उसको कहीं ना कहीं हटाया जाए, वो उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। कि जो भी फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है उसमें वो प्रोटेक्शन चाहते थे कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी है वो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बन रही थी, वो उनके लिए बैरियर बन रही थी। क्लियर? To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. जो भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन था उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया, दैट इज द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। दूसरा क्या है, फिकी को भी ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, इन 1927। क्लियर? इट लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। क्लियर? तो इनका नाम आप याद रखिएगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में, सेटअप करने में किनका हाथ था। क्लियर? The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. ठीक है, when he was first launched। कि पहली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था तब उन्होंने कंप्लीट जो है अपना सपोर्ट इस पे दिया था, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया था। क्लियर? एंड और उन्होंने जो भी इंपोर्टेड गुड्स वगैरह हो गया तो उसको खरीदने में, उनको सेल करने के लिए भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गया था, और इस मूवमेंट को उन्होंने फाइनेंशियली भी असिस्ट किया था। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन colonial restrictions on business would be no longer to exist। अब इंडस्ट्रियल सेक्शन के लिए स्वराज का मतलब क्या था बच्चों? उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि जो भी colonial restrictions आ रहे हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके बिजनेस में, उन चीजों को वो हटा दिया जाए, तो उनके लिए तो वही स्वराज हो गया। क्लियर? बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि जब उन्होंने देखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या हो गया, फेलियर हो गया, तब कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है थोड़ा सा डगमगा गया इस मूवमेंट को लेकर। क्लियर? और पहली बार जब मूवमेंट लॉन्च हुआ था तब तो उन्होंने कंप्लीटली पार्टिसिपेट किया ही था। क्लियर? नेक्स्ट फिर क्या है कि बिजनेस फॉर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक। ठीक है, उसके बाद जो है उनमें क्या है, जब जैसे मैंने बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जब उनका फेलियर हुआ उसके बाद जो है उनका जो इंथुसियाज्म था, जो ये था कि वो उसमें जाके पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उनको जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनसे उनको रिलीफ मिले, बट ये चीजें जो उनके मन से भर चुकी थी। दे वर एप्रीहेंसिव टू द स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। अब वो क्या चाह रहे थे? मिलिटेंट एक्टिविटीज चाह रहे थे, एंड वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनके बिजनेस में काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा था। तो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द लार्ज नंबर। क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल क्लास थी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ नागपुर एक ऐसा रीजन है जहां पर हमको इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? एज द इंडस्ट्रियल्स केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टे अलूफ। अब क्या है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस के साथ आ गए तो वर्कर्स की कौन सुनेगा? सेम टू सेम वैसे ही हाल हुए हैं जैसे कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो दैट वाई कांग्रेस जो है स्मॉल पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो वही चीजें हमको यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, तो दैट्स वाई जो वर्कर्स को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। क्लियर?
But in spite of that, some workers did not participate in civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program. उसके बावजूद भी वर्कर्स जो है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना हो गया, ठीक है, अपना एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, अपने खुद के मूवमेंट के साथ साथ जो है उन्होंने बायकॉट भी किया. एंड देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स, ठीक है, एक रेलवे वर्कर की हमको स्ट्राइक्स भी देखने को मिलती है 1930 में और डॉक वर्कर्स की मिलती है 1932 में. आपको आंसर फ्रेमिंग में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा बच्चों. इन 1930 thousands of workers in Chota Nagpur mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaign. यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि छोटा नागपुर जो माइन है वहां पर लोगों ने गांधी कैप पहना एंड जो प्रोटेस्ट जो रैली हो गई या बायकॉट कैंपेन हो गया उसमें उन्होंने कलेक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट किया. बट कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल. तो अब लेकिन कांग्रेस को ये दिक्कत आ रही थी कि जो वर्कर्स की जो डिमांड्स है उसको वो जो है वो सामने नहीं रख पा रहे थे, जस्ट बिकॉज की जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो उनके सपोर्टर्स थे, ठीक है, तो इस चीज का उनको डर था. क्लियर. Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. Civil disobedience movement में हमको large scale participation देखने को मिलता है women का भी, ठीक है. During गांधी जी salt march के दौरान ही हमको जो है women का एक large जो है number में हमको participation जो है देखने को मिलता है. Clear? Next. जब हम वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं बच्चों, तो उन्होंने जब सॉल्ट मार्च की हमने बात की तो वो सॉल्ट मार्च में भी वो गई, ठीक है, और मैन्युफैक्चर भी किया सॉल्ट लॉस को भी वायलेट किया, फॉरेन क्लॉथ्स को भी पिकेट किया, लिकर शॉप्स में भी को पिकेट करने में भी उन्होंने हेल्प किया. मेनी वेंट टू जेल, ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारी वुमेन्स जो है वो जेल में भी गई, वुमेन्स एक्टिविस्ट जो थी. इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली. अर्बन एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो सारी वुमेन्स थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था तो वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी. और रूरल फैमिलीज की जब हम बात कर रहे हैं तो वो रिच पीजेंट्स, ठीक है, रिच पीजेंट्स है वो फैमिली से बिलोंग करती थी. Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as sacred duty of women. ठीक है, अब ये उनका क्या मानना था कि अपने नेशन के लिए वो जो सर्विस दे रही है वो क्या है, वो एक sacred duty है वुमेन की. क्लियर. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in this way the position of women was visualized. But यही हम इस पे बोला गया है कि इन सारी चीजों की वजह से भी हमको उनका जो पोजीशन था वुमेन का उसमें हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है. And Gandhiji was convinced that it was a duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives. और यहाँ तक कि गांधी जी भी इस बात से कन्विंस थे कि वुमेन की जो ड्यूटी है कहीं ना कहीं वो घर की देखरेख करना, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, ये उनकी ड्यूटी है. ये गांधी जी का खुद का जो है कन्वेंशन है. And for a long time the Congress was elected to allow women to hold any position in authority with the organization. And बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ये चाहती ही नहीं थी कि कोई भी वुमेन जो है वो उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई पोजीशन मिले, कोई अथॉरिटी मिले, ठीक है. इसके बावजूद भी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. जब हम बात करते हैं बच्चों द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस की, तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. हमने देखा कि कुछ जो सेक्शंस के हमने यहाँ पर बात भी की, बट हर एक सेक्शन जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था. क्लियर. अब एक सेक्शन हम जिसकी बात करते हैं अनटचेबल्स की, ठीक है, who from around 1930s had begun to call themselves Dalit और oppressed. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक ऐसा भी ग्रुप था जिनको नेशंस जो है एक अनटचेबल्स के तौर पे जानता है, ठीक है, और 1930s के बाद से ही उन्होंने अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड जो है वो कहना शुरू कर दिया गया था. बट लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित. कांग्रेस क्या कर रही थी कि दलित्स को इग्नोर कर रही थी, उनके डिमांड्स को इग्नोर कर रही थी, ये सोच कर कि जो सनातनीज हैं, ठीक है, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट जो हिंदूज हैं कहीं वो जो है उनसे नाराज ना हो जाए, उनका सपोर्ट ना वो कहीं खो दे. इसकी वजह से जो कांग्रेस है वो दलित सेक्शन की बात ही नहीं सुन रही थी. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज एलिमिनेटेड. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का ये मानना था कि स्वराज तो फिर अगले 100 साल तक भी नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म नहीं किया जाए, ठीक है. तो उन्होंने अनटचेबल्स को क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया एज हरिजन. क्लियर. तो ये हुआ. अब आगे देखते हैं आगे क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है. हरिजन जो उन्होंने बोला एज द चिल्ड्रन ऑफ
God. Organize सत्याग्रह to secure them into temples. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया, कहीं ना कहीं दलित्स के लिए भी महात्मा गांधी की ये डिमांड थी कि उनकी एंट्री जो है वो टेम्पल्स में हो सके। जो पब्लिक वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया, रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गया, तो हर जगह उनकी एंट्री हो सके, उनको ये चीजें क्या हो सके, एक्सेस हो सके। He himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi the sweepers. अब क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी ने खुद जो है वो टॉयलेट्स की सफाई की, इस बात को डिग्निफाई करने के लिए, इस बात की को ग्लोरीफाई करने के लिए कि जो काम वो करते, जो स्वीपर्स जो काम करते हैं, उनके वर्क को उन्होंने ग्लोरीफाई किया, वो खुद उन्होंने वैसा काम किया। एंड परसुएटेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, और जो अपर कास्ट जो पीपल्स थे उनको उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो पाप है अनटचेबिलिटी का, इसको अब छोड़ दिया जाए, अनटचेबिलिटी को अब छोड़ दिया जाए। क्लियर? But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problem of community. But जो बहुत सारे ऐसे जो दलित लीडर्स थे वो क्या चाहते थे, वो ये सारी चीजें नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए इसका, कहीं ना कहीं उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आनी चाहिए। They began organizing themselves. उन्होंने अपने आप को क्या ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, ठीक है। रिजर्व सीट्स की उन्होंने डिमांड की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने बात की कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट उनका खुद का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो दलित मेंबर्स को चूज कर सके फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा मैंने बताया कि उनको क्या है, उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनका ये मानना था कि जब उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर होगी तो वही उनकी सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड। पार्टिसिपेशन तो हमको लिमिटेड देखने को मिलता है, बट महाराष्ट्र और नागपुर वाले रीजन में हमको इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, ठीक है, और इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, जो भी सारी प्रॉब्लम्स फेस की है दलित कास्ट ने, ठीक है, उनको अपलिफ्ट कराने में, उनकी अपलिफ्टमेंट में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। और उन्होंने उनके लिए क्या बनाया, एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया 1930 में, और इनके कुछ क्लैशेस भी हुए थे महात्मा गांधी से, ठीक है, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि वो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। बी.आर. अम्बेडकर की जो डिमांड थी वो ये चाहते थे कि दलित कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोड हो, बट महात्मा गांधी इस चीज के लिए रिफ्यूज कर रहे थे। तो इन चीजों की वजह से उनके बीच में भी काफी क्लैशेस हुए थे। देन when the British government considered Ambedkar's demand, Gandhi ji began to fast unto death. तो अब यहाँ पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अम्बेडकर की डिमांड को मानने के लिए तैयार हो गई, तब गांधी जी ने अपना फास्ट शुरू कर दिया, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ। एंड ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इन सोसाइटी, ठीक है। अगर उनका, महात्मा गांधी का भी ये मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित्स को दे दिया जाएगा तो इसकी वजह से जो सोसाइटी में उनका इंटीग्रेशन है वो हो ही नहीं पाएगा, वो अलग के अलग ही रह जाएंगे। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट। अब जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने गांधी जी की बात को समझा, एंड देन फिर क्या हुआ, इनके बीच एक पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 पे, ठीक है। सितंबर 1932 में हमको पूना पैक्ट देखने को मिलता है। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, लेटर टू नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट। क्लियर? नाम क्या दिया जाता है, उस वक्त डिप्रेस्ड क्लास नाम दिया जाता है और बाद में इसको शेड्यूल कास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिजर्व सीट्स दी जाती हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर? प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट्स दी जाती हैं, बट दे वर टू वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाता, बल्कि उसी जनरल इलेक्टोरेट में ही इनको वोटिंग करनी होगी। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो इन ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका क्या हाल था, ठीक है, उनका क्या व्यू पॉइंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद जो है, जो एक बहुत ही लार्ज सेक्शन है मुस्लिम्स का, वो अपने आप को ये लोग जो है एलिनेटेड समझने लगे थे, आइसोलेटेड समझने लगे थे कांग्रेस से, कि क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत तो काफी जोर शोर से हुई थी, बट उसके बाद फेलियर इसमें देखने को मिला
मिला, डिक्लाइन देखने को मिला, दैट्स व्हाई, ठीक है। फ्रॉम द मिड 1920s, अब मिड 1920s की बात करते हैं तो कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि मिड 1920s से ही हमको ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो खुलकर सिर्फ हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ जो है आ रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, लाइक द हिंदू महासभा। तो ये चीजें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस जो है वो खुलकर हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रही थी एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्ड, एंड इसकी वजह से कि आपको पता है कि ऑलरेडी जो है रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं चल रहे थे, बट जब ऐसी चीजें हुई तो ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस पोजीशन विद मिलिटेंट फर्वर, कि ईच कम्युनिटी जो है उन्होंने जब अपना प्रोसेशन को ऑर्गेनाइज करते थे विद मिलिटेंट फर्वर, मतलब मिलिट्री की सहायता से, एंड इट प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, एंड इसकी वजह से ही हमको हिंदू मुस्लिम क्लैशेस देखने को मिलती है, सांप्रदायिकता देखने को मिलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको दंगे देखने को मिलते हैं इन वेरियस सिटीज। एवरी राइट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, एंड धीरे धीरे जो सीरीज में हमको राइट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हीं चीजों की वजह से कहीं ना कहीं एक डीपेंड जो है वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है इन दो कम्युनिटीज के बीच में। क्लियर। जब हम बात करते हैं कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने काफी बार जो है नेगोशिएट करने की कोशिश की, ठीक है, काफी बार जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, इन 1927 की हम जब बात करते हैं, इट अपीयर दैट सच अ यूनिटी वुड बी फॉर्ज, द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो रिप्रेजेंटेशन का था कि ठीक है, फ्यूचर असेंबलीज में कौन इलेक्ट होगा, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा, जो मेन जो क्वेश्चन था वो ये था। क्लियर। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं जिन्ना, ठीक है, जिन्ना का नाम आपने सुना ही होगा, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इन्होंने किया है, ठीक है। वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ से जो है मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर देते हैं कि मुस्लिम को, क्या वो बोलते हैं कि मुस्लिम को रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, कोई उनको रिप्रेजेंटेशन जो दिया जा रहा था वो उसमें जो है वो खुश नहीं थे, उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट की वो डिमांड कर रहे थे, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन पॉपुलेशन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस लाइक बंगाल एंड पंजाब। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, ठीक है, इस होप के साथ कि शायद कोई नेगोशिएशन हो पाए, बट इट डिसअपियर्ड। कोई भी ऐसा नेगोशिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है। व्हेन M.R. जयकर, ठीक है, M.R. जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज, जब हिंदू महासभा के एक लीडर थे M.R. जयकर, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमको कोई भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमको कोई भी नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलता है। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to call for united struggle. अब आपको पता है कि जब इन लोगों ने जो भी सारा मुस्लिम कम्युनिटी थे, मुस्लिम सेक्शन था, वो अपने आप को क्या समझ रहे थे, एलिनेटेड समझ रहे थे, कांग्रेस अपने आप को अलग समझ रहे थे, तो उन्होंने जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जब एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए उनको बुलाया गया, तब उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। वो अपनी माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर ही काफी ज्यादा कंसर्न थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं उनकी कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो कहीं सबमर्ज ना हो जाए अंडर डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, कि हिंदू मेजोरिटी के होने के बाद जो है कहीं जो मुस्लिम जो एज अ माइनॉरिटी जो सेक्शन था, तो कहीं उनका जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो कहीं डिसॉल्व ना हो जाए, उनको इस बात का डर था। नेक्स्ट अपने टॉपिक पर बात करते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्लियर। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या बताया गया है, नेशनलिज्म स्प्रेड, ठीक है, नेशनलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है कि नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन। अब नेशनलिज्म की शुरुआत कब होती है बच्चों, नेशनलिज्म की शुरुआत तब होती है जब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक सेम नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, उनके बीच एक कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो उनको बांधे रख रही है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, बट ये नेशन की रियलिटी जो है वो लोगों तक पहुंची कैसे, लोगों के दिमाग
में ये आया कैसे कि लोगों के दिमाग में ये बातें आई कैसे कि कैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट को वो स्प्रेड कर सकते हैं और उनके बीच कोई कॉमन आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। How did people belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging? तो ये collective belonging का सेंस उसमें आया कैसे? तो ये चीजें हैं। This sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle. तो कुछ तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो सेंस है कुछ तो ये स्ट्रगल के दौरान आया कि साथ में जब एक मास एजिटेशन हुआ, साथ में जब लोगों ने स्ट्रगल किया उस दौरान। बट देयर वाज आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू व्हिच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। अब उसके बाद क्या है कि जब कल्चरल प्रोसेस हमको देखने को मिलती है, जैसे कि हमने यूरोप में भी देखा था कि रोमांटिसिज्म को स्टार्ट किया गया था, कल्चरल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की इमेजिनेशन में ये सेंस आया। क्लियर? तो हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स का यूज किया गया, पॉपुलर प्रिंट्स का, सिंबल्स का यूज किया गया ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट किया जा सके, एक नेशनलिज्म के सेंस को जो है वो ग्लोरीफाई किया जा सके। क्लियर? तो ये सारी चीजें हुई। तो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जब इमर्ज किया गया, एक कलेक्टिवनेस को जब इमर्ज किया गया लोगों के बीच, तो द आइडेंटिटी ऑफ नेशन, अब नेशन की आइडेंटिटी कैसे हो, ठीक है, इट्स मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज, कि नेशन को रिप्रेजेंट किया गया एज अ सिंबल। ठीक है, जैसे कि हमने यूरोप में भी देखा, यूरोप में हमने क्या देखा कि जर्मन नेशन के लिए जर्मेनिया एंड फ्रेंच के लिए मैरियाने का फिगर हमको देखने को मिला है। तो सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पर भी है कि दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज। ठीक है, दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, कि एक ऐसी इमेज को क्रिएट करना कि लोग जो है अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, it was in 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to visually associated with the image of भारत माता। तो ये हमको देखने को मिलता है कि जब नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा होता है इन द 20th century, तब यहाँ पर हमको इमेज ऑफ भारत माता देखने को मिलती है, जिससे कि हम अपने नेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रही है, नेशन को हम अपने आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो पहली इमेज जो है वो क्रिएट की गई थी बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर? पहली जो इमेज क्रिएट की गई थी किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। क्लियर? इन द 1870s ही रॉट, उन्होंने वंदे मातरम लिखा 1870s में। ठीक है, किसके लिए? फॉर द मदरलैंड। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। वन वर्ड में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अबेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? अब कौन है ये? अबेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक फेमस इमेज ऑफ भारत माता उन्होंने पेंट किया, और इनके इस पेंटिंग में हमको देखने को मिल रहा है एज एन एस्केटिक फिगर। जो फिगर आपको ये बगल में देखने को मिल रहा है, इस एस्केटिक फिगर को उन्होंने पेंट किया, किसने? अबेंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? एंड शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। आप इनके आप एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो कि बहुत ही काम फिगर है, बहुत कंपोज, बट एक डिवाइन फिगर है, बहुत ही एस्केटिक फिगर है। क्लियर? इन सब्सिक्वेंटली ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, और धीरे धीरे करके जो हमको बहुत सारे फॉर्म्स में देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे जो हमको पॉपुलर प्रिंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड। ठीक है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, एक तो हमने देखा कि मूवमेंट के थ्रू जो है वो डेवलप हुआ, दूसरा हमने देखा कि कल्चरल मूवमेंट जो हुआ, जो फोकलोर्स के थ्रू वो डेवलप हो रहा है। इन लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स। ठीक है, फोक टेल्स की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई वहां पे। ठीक है, लोग जो है आपस में एक दूसरे को फोक टेल्स सुनाने लगे थे बाय बार्ड्स, एंड दे टूर्ड विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। तो इन टेल्स की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आ रहा था कि ये उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे थे। ठीक है, इस टेल्स के थ्रू। ठीक है, जो कि अब करप्ट हो चुका है, जो कि अब डैमेज हो चुका है, जो बाहर की फोर्स आई, जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर था हमारा, उसको काफी ज्यादा करप्ट कर दिया है। तो इसके बारे में जो है इन्हीं टेल्स के थ्रू जो है लोगों को बताया गया। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड, कि अगर हमें अपने नेशन को, एक नेशनल आइडेंटिटी को हमको डिस्कवर करना है, तो ये फोक ट्रेडिशन को हमको जिंदा रखना पड़ेगा। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग, ठीक है, बैलाड्स, नर्सरी राइम्स हो गए, मिथ्स हो गए, इन सबको इन्होंने जो है कलेक्ट करना शुरू किया, इन सबको कंपोज करना इन्होंने शुरू किया, एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की
कई सारी जो है बैलाड्स हो गए या फोक टेल्स वगैरह हो गई, उन्होंने इनको कलेक्ट करने की शुरुआत की इन मद्रास। ठीक है, मद्रास में हम देख रहे हैं कि नतेशा शास्त्री। ठीक है, मद्रास में कौन है? नतेशा शास्त्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। नतेशा शास्त्री की हम बात करते हैं, पब्लिश अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, कि तमिल फोक टेल्स का एक मैसिव कलेक्शन इन्होंने कलेक्ट किया। किसने? नतेशा शास्त्री। क्लियर? और उसका नाम क्या था? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। नाम आप याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में मेंशन करने के लिए, वन वर्ड में भी आ सकता है। तो द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। इन्होंने क्या, उनका मानना क्या था कि जो इनका फोक लोर है वो क्या है? एक नेशनल लिटरेचर है, एंड इट वॉज मोस्ट ट्रस्टवर्दी। क्लियर? As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही ट्राई कलर को जो है डेवलप किया गया, रेड ग्रीन एंड येलो। ठीक है, रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है, वॉज डिजाइन, ट्राई कलर को डिजाइन कर दिया गया। यहाँ पर क्या थे? पहले हम अपना पहला एंशिएंट जो हमारा फ्लैग कैसे जो आज हम फ्लैग को, अपने नेशनल फ्लैग को यूज करते हैं, वो पहले कैसा था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो चीजें हैं कि ट्राई कलर जो है वो डिजाइन किया गया था। उसमें 8 लोटसेस थे, ठीक है, जो कि 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया में उस वक्त 8 प्रोविंसेस थे और उसको वो 8 लोटसेस क्या थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक हमको क्रिसेंट मून देखने को मिलता है जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1921 में हमको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने खुद एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया था। क्लियर? क्या किया था उन्होंने? 1921 में गांधी जी ने खुद एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया, और वो भी एक ट्राई कलर में था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। क्लियर? रेड ग्रीन एंड व्हाइट, और उसके बीच एक स्पिनिंग व्हील देखने को, मतलब एक स्पिनिंग व्हील हमको, चरखा एक हमको देखने को मिला। क्लियर? इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इन aloft during marches become a symbol of defiance। ठीक है, तो उस जो भी फ्लैग वगैरह बन रहे थे, तो उसको मूवमेंट के दौरान होल्ड करना, ठीक है, एक बन गया था एक डिफेंस का सिंबल। ठीक है, क्लियर? एंड द मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, दूसरे तरीके से हम कैसे नेशनलिज्म को क्रिएट कर रहे थे उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा है कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, की अपनी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करना, उसको समझना कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री किस तरीके की थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मेनी इंडियंस बिगन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। ठीक है, एंड इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी सॉर्ट अबाउट डिफरेंटली। यहाँ पर हिस्ट्री के री इंटरप्रिटेशन की शुरुआत की गई। कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री को हमको समझना होगा कि क्या हम पहले से भी ऐसे कॉलोनाइज रहते थे, या पहले हमने कभी खुद पर शासन किया है, का पहले कभी सेल्फ रूल था। तो ये सारी चीजें वहां पर देखी गई। द ब्रिटिश सॉ इंडिया एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि जो इंडियंस है वो बैकवर्ड हैं, वो प्रिमिटिव हैं, वो अपने आप को, ब्रिटिशर्स अपने आप को सिर्फ सिविलाइज समझते थे, और वो ऐसा बोलते थे कि उनको जो है गॉड ने ये काम दिया है कि वो जो है दूसरे लोगों को अब सिविलाइज करें। वो इंडियंस को क्या मानते थे? बैकवर्ड मानते थे, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, कि इंडियंस जो है वो खुद पर कभी शासन कर ही नहीं सकते, ऐसा मानना था ब्रिटिशर्स का। तो इसी के रिस्पॉन्स में जो है इंडियंस, उन्होंने क्या किया कि अपने पास्ट को उन्होंने रिकॉल करना शुरू किया कि इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स रही हैं वो क्या थी। ठीक है, अपनी ही हिस्ट्री को उन्होंने रिकॉल करना शुरू किया। दे रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट। उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू किया कि एंशिएंट टाइम में कितनी सारी अचीवमेंट्स हुई हैं, चाहे हम आर्ट लिटरेचर की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, रिलीजन की बात करें, कल्चर हो, लॉ हो, फिलोसफी हो, क्राफ्ट हो, ट्रेड हो। तो हर एक सेक्शन में, हर एक पर्सपेक्टिव में हमको ये देखने को मिलता है कि इंडियंस का जो पास्ट था, जो हिस्ट्री है, वो कितनी ज्यादा ग्लोरीफाइड थी। क्लियर? तो दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और ये डिक्लाइन कब होता है? जब इंडिया कॉलोनाइज हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इंडियंस को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि हमेशा से वो कॉलोनाइज नहीं रहे हैं, उन्होंने पहले भी खुद पर शासन किया है और वो आगे भी खुद पर शासन करने। So these nationalist stories urge the readers to take pride in Indians' great achievement। तो ये सब चीजें देखकर, ये चीजें सुन कि कहीं ना कहीं उनका एक बहुत ही प्राइड वाला जो है पास्ट रहा है, और ऐसे ही उनको अपने फ्यूचर को भी क्रिएट करना होगा। क्लियर? These efforts to unify people were not without problems। अब यूनिफाई करना है तो विदाउट एनी प्रॉब्लम तो ऐसा हो।
or when the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, the people of other communities felt left out. अब जैसे आगे बताया गया है कि जो पास्ट को जब री इंटरप्रेट किया गया तो सीधे तौर पर उसमें यही दिखाया गया कि ग्लोरीफाइड जो अचीवमेंट्स हुए हैं, जो ग्लोरीफाइड हमारा पास्ट था वो क्या था, एज अ हिंदू पास्ट देखा गया है, क्लियर। और उसके बाद जो इमेज भी बनाई गई थी वो हिंदू आइकोनोग्राफी गई थी, तो इसकी वजह से जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेटेड जो है वो फील करने लगी थी। नेक्स्ट, अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमारा है, अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कोलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people grievances into organized movement for independence. की इतनी सारी जो भी colonial government की वजह से लोगों के अंदर जो एजिटेशन था, जो एंगर था, उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की कोशिश की, उसको एक मार्च एजिटेशन में उसको शिफ्ट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। बट एज वी हैव सीन अ डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, हमने देखा कि अलग अलग सेक्शंस के लोग जो है उन्होंने इस मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, क्लियर, इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन as their grievances was wide ranging, freedom for colonial rule also meant different things to different people. जैसे हमने देखा कि different sections के लोग जो थे उनके लिए जो colonial government जो काम कर रही थी उनके लिए उनका भी जो है स्टैंड जो था, जो व्यू पॉइंट था वो डिफरेंट था। स्वराज के लिए भी उनका जो व्यू पॉइंट था वो काफी अलग था। तो हर एक सेक्शन में हमको जो है वेरिएशन देखने को मिला है, क्लियर। तो कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस क्या कर रही थी, सारे डिफरेंसेस को वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और ये इंश्योर कर रही थी कि हर एक सेक्शन का जो डिमांड है वो पूरा होगा, वो फुलफिल होगा और कोई भी सेक्शन जो है वो आइसोलेट नहीं किया जाएगा। दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट often broke down. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by the phases of disunity and inner conflict between groups. और जो बहुत जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कांग्रेस के द्वारा भी, बहुत जो कोशिशें की गई थी, जो एनालाइज करने की कोशिश की गई थी, तो इसके बावजूद भी हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कांग्रेस के अंदर भी हमको इन कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, टसल देखने को मिले हैं, बहुत ही ज्यादा डिसयूनिटी भी देखने को मिली है, बहुत ही ज्यादा हमको क्लैशेस भी देखने को मिले हैं, क्लियर। बट इन अदर वर्ड्स, word are emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. But भले ही क्यों ना कितने भी अलग अलग सेक्शंस के लोग हो, भले उनकी डिमांड्स क्यों ना अलग अलग हो, बट एज अ नेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वॉइस जो आ रही थी फ्रीडम के लिए वो आ रही थी सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल रूल से, कि फ्रीडम हमको किससे चाहिए, कॉलोनियल रूल से चाहिए, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि कॉलोनियल रूल से हमको फ्रीडम की ही जो है वॉइस को रेज किया जा रहा था। तो चैप्टर हमने अपना कर लिया है कंप्लीट। ये सारे रहे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इसको आप करिएगा सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही मैंने इसी वजह से किया, ताकि आपको जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए, आप किसी भी लाइन पे अटको नहीं आंसर फ्रेमिंग करते हुए। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मजेदार भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। देन नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।